उदाहरण के लिए जो लैंड एक्विजिशन का एक्ट अंग्रेजों ने बनाया वो आप आजादी के 50 साल के बाद भी चलता। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया वो आज आजादी के 50 साल के बाद भी चलता। जो कानून अंग्रेजों ने बनाया किसानों के अन्न का दाम तय करने के लिए, किसानों के अनाज का दाम तय करने के लिए, वो कानून इस देश में आज भी चलता। बस फर्क इतना है कि पहले गोरे अंग्रेज उस कानून को चलाते थे, अब काले अंग्रेज उस कानून को चला रहे। और आज भी इस देश में ठीक उसी तरह से किसानों की जमीनें छीनी जाती है जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में छीनी जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में जमीन कैसे छीनी जाती थी? एक कलेक्टर नाम का ऑफिसर अंग्रेजों ने बनाया सन 1860 में। एक कानून बनाया अंग्रेजों ने, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के नाम पर कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई। और उस कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वो गांव गांव के किसानों को मार पीट कर उनके ऊपर अत्याचार करके रेवेन्यू वसूले, लगान वसूले। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम करता था ऑफिसर, उसको कलेक्टर कहते थे अंग्रेज। तो वो कानून बना दिया उन्होंने। और गांव गांव में कलेक्टर क्या करता था कि जब किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन कुर्क कर लेता, उसकी संपत्ति कुर्क कर लेता था, उसके लिए एक नोटिस देता था किसान को और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तो जिस तरह से संपत्ति जब्त की जाती थी किसान की और उनकी जमीन छीन ली जाती थी, ठीक उसी तरह से आज भी इस देश में होता है। अब क्या होता है, कलेक्टर कभी नोटिस देता है, गांव के किसान की जमीन छीन ली जाती है, वो किसान को यह अधिकार भी नहीं होता है कि वो अपनी जमीन के बारे में कहीं कोई केस लड़ सके, जिरह कर सके, क्योंकि कानून ऐसा है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कि सरकार इमरजेंसी बताकर किसी भी गांव के किसी भी किसान की कोई भी जमीन छीन सकती। मान लीजिए सरकार को किसी जमीन पर कारखाना बनवाना और गांव का किसान वो जमीन देना नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती नोटिस इशू करवाएगी कलेक्टर के माध्यम से, गांव के किसान की वो जमीन छीन ली जाएगी। फिर गांव के किसान को मजबूरी में कुछ पौना पौना दाम देकर जमीन सरकार के नाम लिखवा ली जाएगी। जिस तरह का अत्याचारी कानून अंग्रेज चलाते थे वही आज भी चल रहा। और हिंदुस्तान के किसानों की हजारों एकड़ जमीन हर साल छीनी जाती। पहले हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीनी जाती थी अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए। अब इस देश के किसानों की जमीन छीनी जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, परदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए। पिछले 7-8 वर्षों से हमारे देश में जो उदारीकरण की नीतियां चल रही हैं, जो जागतिकरण की नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के कारण हजारों एकड़ जमीन महाराष्ट्र के किसानों की छीनी गई, हजारों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के किसानों की छीनी गई, हजारों एकड़ जमीन तमिलनाडु के किसानों की छीनी गई है, कर्नाटक के किसानों की छीनी गई है, हजारों एकड़ जमीन गुजरात के किसानों की छीनी गई है, आंध्र प्रदेश के किसानों की छीनी गई है, पंजाब के किसानों की छीनी गई है, हरियाणा के किसानों की छीनी गई है। हर साल हजारों एकड़ जमीन गांव के किसानों से छीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी जाती है और उस जमीन पर बड़े बड़े परदेशी कंपनियों के कारखाने लगते हैं। कल तक जिस जमीन में धान पैदा होता था, गेहूं पैदा होता था, अब उस जमीन पर कारखाना चलता है। सरकार क्या बोलती है? वो कहती है औद्योगिकीकरण हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, और लोग बोलते हैं कि यह बहुत फायदे का काम हो रहा है जो इंडस्ट्रीज बन रही है। आप जानते हैं दुनिया में और हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 100 रुपया लागत के रूप में अगर लगाया जाए तो 100 ही रुपए का उत्पादन हो जाए। हर फैक्ट्री में लागत ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता। और भारत सरकार के नीति बनाने वाले लोग किस तरह की बेवकूफी की नीतियां बनाते हैं कि वो इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण मानते हैं और खेती को उससे कम मानते हैं। और मेरी मान्यता यह है कि खेती से बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं, खेती से बड़ा उद्योग पूरी दुनिया में कोई नहीं। आप पूछेंगे वो कैसे? किसान एक गेहूं का बीज डालता है और उस एक गेहूं के बीज के डालने के बाद कम से कम 50-60 गेहूं के दाने लगते हैं जब एक बाल खड़ी होती है। तो एक गेहूं का बीज डाला और उसमें से 50 गेहूं के बीज पैदा किए। बताइए ऐसा कारखाना आपने दुनिया में कहीं देखा? इतना जबरदस्त पूंजी का निर्माण जिस कारखाने में हो सके, ऐसा कारखाना कहीं आपने देखा? मैंने तो जितने कारखाने देखे हैं अपने जीवन में, वहां 100 रुपया डालते हैं तो 70 रुपए का उत्पादन मिलता है, 100 रुपया डालते हैं तो 80 रुपए का उत्पादन मिलता है, 100 रुपया डालते हैं तो 50 रुपए का उत्पादन मिलता है। माने जितनी लागत होती है उससे 50%, 60% ही उत्पादन मिलता है। लेकिन खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप 1 रुपए का सामान डालिए तो 100 रुपए का सामान पैदा होता।
तो इतना बड़ा उद्योग है जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था, अब वही सत्यानाश भारत की सरकार कर रही है। और आज भी इस देश में वैसी ही नीतियां चलाई जा रही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलाई जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता। इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी भी सामान का दाम खुद नहीं तय कर पाता। जितने कारखाने चलते हैं इस देश में, जितने उद्योग चलते हैं पूरे देश में, हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई हर वस्तु का दाम खुद तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में, काश्तकार ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए मक्के का दाम तय नहीं कर पाता। कुछ भी चीज जो पैदा करता है किसान, उसका दाम वो खुद नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम आज भी होता। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों पर पाबंदी लगा रखी थी कि एक जिले का माल दूसरे जिले में किसान नहीं ले जाएगा, वैसी ही पाबंदी आज भी है कि एक प्रदेश का पैदा किया हुआ अनाज दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। उसमें पाबंदी लगा रखी है सरकार ने। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार किसानों के ऊपर लगान वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी, अब उस तरह की चर्चा इस देश में फिर शुरू हो गई है। आजादी के 50 साल के बाद खेती पे लगान तो कुछ कम कर दिए सरकार ने, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से किसानों की जेब काटना शुरू कर दिया सरकार। और किसानों की जेब कैसे काटती है सरकार? अगर किसान कपास की खेती करता है और 1 क्विंटल कपास पैदा करने में उसका 2000 रुपया खर्च होता है, तो क्विंटल कपास जब बेचने जाएगा किसान, तो सरकार कहेगी 1800 रुपए दाम ले लो, 1900 रुपए दाम ले लो। बहुत अधिक आप उसके साथ, सरकार के साथ झगड़ा करेंगे तो 2000 रुपए क्विंटल का दाम देने को तैयार हो जाएगी। माने जिस कीमत पर आपकी कपास की फसल लग रही है वही कीमत आपको मिलेगी, मुनाफा कुछ नहीं होने देंगे आपको। तो आपकी जेब ही काट रहे हैं ना। या तो टैक्स लगाकर आपकी जेब काटें, या तो लगान वसूल कर आपकी जेब काटें, या फिर आपके ऊपर पाबंदी लगाकर आपके दाम तय करने की नीति सरकार अपने हाथ में ले ले और आपको मुनाफा नहीं होने दे। तो एक तरह का टैक्स ही है ये किसानों के ऊपर। और दूसरा तरीका क्या अपनाया हुआ है सरकार ने कि किसान जो कुछ पैदा करता है और बाजार में जब बेचने जाता है तो उसकी कीमत नहीं मिलती, उसका दाम उसको नहीं मिलता, और किसान जो कुछ बाजार से खरीदता है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है। अपने खेती में डालने के लिए फर्टिलाइजर लेता है, खाद लेता है, अपने खेती में डालने के लिए कीटनाशक लेता है, अपने खेती में डालने के लिए बीज लेता है, अपने खेती में और कोई चीज इस्तेमाल करनी हो किसान को जो बाजार से खरीदनी पड़े, तो उन सब के दाम तो बढ़ते चले जाते हैं। 100% दाम बढ़ जाएगा, 200% दाम बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा, 400% बढ़ेगा, 500% बढ़ेगा। लेकिन जो किसान बाजार में बेचने के लिए जाएगा कोई चीज, तो उसका दाम नहीं बढ़ता उस रेशियो में। तो हमेशा खेती घाटे का सौदा रहती है। खेती में जो लगाते हैं वो निकलता नहीं, और खेती में जितना लगाते हैं जब निकलता नहीं है तो किसान की खेती घाटे में आ जाती है। और जब घाटे की खेती करना किसान शुरू करता है तो कर्जदार होता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है, या तो साहूकार से ले या बैंकों से ले, और कर्जदार हो जाता है जब किसान, तो उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। इस देश में ऐसी नियम और ऐसी व्यवस्थाएं चलाई गई हैं। और कर्जा लेकर जब किसान खेती करता है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं? पिछले साल आंध्र प्रदेश के 100 किसानों ने जो आत्महत्या की थी, वो सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के सामने है। 100 किसानों ने बैंक से कर्जा लेकर कपास की फसल लगाई थी आंध्र प्रदेश में, और उस कपास की फसल को जब किसानों ने लगाया तो उस कपास की फसल पर कीड़ा लग गया, और कपास की फसल पर जब कीड़ा लगा तो कीड़े को मारने के लिए किसान दवा लेकर आए, और दवा अंग्रेजी कंपनी की थी, परदेशी कंपनी की थी। उस दवा को उन्होंने खेत में छिड़का। दवा पर जितने निर्देश लिखे हुए थे सब अंग्रेजी में थे, किसान अंग्रेजी पढ़ना जानते नहीं, तो दवा उन्होंने छिड़क दी खेत में, तो जो कपास की फसल बची हुई थी वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई। और जब कपास की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई तो किसानों के पास कुछ नहीं बचा जो वो बैंकों को कर्जे के रूप में लिया था उसको वापस कर सके। बैंक वाले आए अपना कर्जा मांगने के लिए, किसानों के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो किसानों ने क्या किया कि जो कपास की फसल का कीड़ा मारने की दवा वो लेकर आए थे, वही दवा उन्होंने खुद पी और सब के सब मर गए। ऐसे किसान आत्महत्या करते हैं जब बैंक के कर्जे में कोई किसान फंसा है तो। और हिंदुस्तान में 45 करोड़ किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 2 बीघा की जमीन है, 3 बीघा की जमीन है, 5 बीघे की जमीन है।
ऐसे 45 करोड़ किसान हैं। जरा उनकी आप कल्पना तो करिए कि ये 45 करोड़ किसान आज की परिस्थिति में किस तरह से खेती करते होंगे और किस तरह से कर्जदार बनते होंगे। और इस देश में कभी कभी क्या होता है कि गांव का किसान कोई कर्ज ले लेता है, कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता और कभी कभी वो कर्ज माफ कर दिया जाए तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है और हर साल हजारों करोड़ रुपए का माफ किया जाता है पैसा बड़े बड़े उद्योगों पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्रीज बैठ जाती हैं, उद्योग बैठ जाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं और बैंक वाले कुछ नहीं कर पाते। और जब किसान के कर्जे की माफी की बात आती है तो हंगामा कर देते हैं पूरे देश में। ऐसी व्यवस्था आज भी चल रही है इस देश में। किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी पैदा की गई फसल के दाम तय करने का अधिकार उनको नहीं मिल पाया है। जो कुछ खेत में लगाने के लिए वो बाजार से खरीदते हैं, सबके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान जो कुछ पैदा करता है उसका दाम उसको नहीं मिल रहा है। बिजली का दाम बढ़ा दिया, पानी का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया। जो सब्सिडी मिल सकती थी थोड़ी बहुत किसानों को गेट करार के बाद, वो भी पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है। इस तरह से लगातार बर्बादी के रास्ते पर ही है। जिस तरह से बर्बादी अंग्रेजों के जमाने में किसानों की आई थी, वही बर्बादी अब आजादी के 50 साल के बाद भी है। और इन बर्बादियों को बढ़ाने के लिए कुछ नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की सरकार नए नए कानून बनाती थी किसानों को बर्बाद करने के लिए, वैसे ही अब नए नए कानून फिर किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की सरकार नए नए कानून बनाती थी किसान